हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। श्री बालाजी एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो पिछली क्लास में आपने पढ़ा था एमएसएन सेकंड का पेपर सॉल्यूशन चल रहा है। एमएसएन सेकंड का जीएनएम सेकंड ईयर का पेपर 2001 का पेपर है एमएसएन का। तो उसमें सबसे तीसरा नंबर क्वेश्चन है, तो कॉज ऑफ मेस्टाटाइटिस। तो अगर इन्फ्लामेशन ऑफ मेस्टोइड बोन किसे कहते हैं मेस्टाटाइटिस, तो इन्फ्लामेशन ऑफ मेस्टोइड बोन, इन्फ्लामेशन ऑफ मेस्टोइड बोन इज कॉल्ड मेस्टोडाइटिस। ठीक है, इन्फ्लामेशन ऑफ द मेस्टोइड बोन इज कॉल्ड मेस्टाडाइटिस। जो ये मेस्टोइड बोन है ये कहाँ होती है, ये बिहाइंड द ईयर होती है। ये कहाँ होती है, बिहाइंड द ईयर, बिहाइंड द ईयर। बिहाइंड द ईयर। तो मेस्टोइड बोन में अगर इन्फ्लामेशन हो जाए तो उसे क्या कहते हैं, मेस्टोडाइटिस कहते हैं। तो ये इसके कारण क्या हो सकते हैं, इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, तो किस कारण से ये इन्फ्लामेशन वगैरह हो सकता है, तो क्या कारण हो सकते हैं। रिकरेंट अटैक ऑफ कॉमन कोल्ड, कॉमन कोल्ड के कारण हो सकता है। कॉमन कोल्ड के कारण क्या हो सकता है, कॉमन कोल्ड अगर किसी पेशेंट के अंदर हो गया तो उसके कारण मेस्टोटाइटिस हो सकता है। मेस्टोइड बोन के अंदर क्या हो सकता है, इन्फ्लामेशन हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है। तो अगर किसी पेशेंट को अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हो गया तो उसके कारण भी हो सकता है। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हो गया, रेस्पिरेटरी ट्रैक में अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हो गया तो उसके कारण हो सकता है। मिडल ईयर का अगर इन्फेक्शन हो गया, मिडल ईयर बाय यूस्टेकियन ट्यूब, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन मिडल ईयर बाय यूस्टेकियन ट्यूब। तो ये कहाँ रहती है, बिहाइंड द ईयर, तो कान के पीछे की तरफ रहती है मेस्टोइड बोन। तो उसके कारण क्या, मिडल ईयर वाया यूस्टेकियन ट्यूब के थ्रू अगर हो गया रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन तो उसके कारण क्या हो सकता है, मेस्टोटाइटिस होता है। और एक रीजन, दूसरा रीजन क्या हो गया, टॉन्सिलाइटिस के कारण हो सकता है। तो टॉन्सिलाइटिस, टॉन्सिल में अगर इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं, टॉन्सिलाइटिस कहते हैं। तो उसके कारण भी क्या हो सकता है, उसके कारण भी ये इन्फेक्शन हो सकता है। उसके बाद में एडिनोटाइटिस के कारण भी हो सकता है। इट इज ऑफ द क्रोनिक टाइप्स, ये भी एक क्रोनिक टाइप है, इसके कारण भी हो सकता है। उसके बाद में क्रोनिक राइनाइटिस, अभी मैंने पढ़ाया था ऊपरी पिछली क्लास में पढ़ाया हुआ है। क्रोनिक राइनाइटिस के कारण हो सकता है, सेनुसाइटिस के कारण हो सकता है, ये भी मैं पढ़ा चुका हूँ पिछली क्लास में। और नेजल एलर्जी, अगर कोई नेजल एलर्जी हो गई है उसके कारण भी ये इन्फ्लामेशन हो सकता है। नेजल, इफ नेजल पैकिंग इज लिफ्ट, अगर नेजल पैकिंग लिफ्ट इन फॉर मोर देन 24 आवर्स नॉट कीप इन एंटीबायोटिक्स, अगर नेजल पैकिंग की हुई है और वो 24 आवर तक है और उसे एंटीबायोटिक नहीं दिए तो उसके कारण भी हो सकता है। उसके बाद में चाइल्ड विथ क्लेफ प्लेट, अगर कोई चाइल्ड है उसके क्लेफ प्लेट है, यानी प्लेट उसकी जो है ऊपर की जो प्लेट है वो जुड़ी हुई नहीं है, वो खुली हुई है, ऐसे क्लेफ प्लेट के कारण भी क्या हो सकता है, मेस्टोटाइटिस हो सकता है। उसके बाद में परफॉर्म्ड टिम्पेनिक मेम्ब्रेन में भी इन्फेक्ट द मिडल ईयर, और वो क्या करते हैं, मिडल ईयर को अगर परफोरेटेड टिम्पेनिक मेम्ब्रेन में भी इन्फेक्ट द मिडल ईयर, और ये मिडल ईयर का इन्फेक्शन कर देती है। परफोरेट टिम्पेनिक मेम्ब्रेन अगर परफोरेट हो गई है तो उसके कारण भी क्या हो सकता है, उसके कारण भी क्या हो सकता है, मेस्टोटाइटिस हो सकता है। तो ये मेन रीजन हो गए। तो इसके अंदर मैंने बताया था मेस्टोइड बोन के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाना क्या कहलाता है, मेस्टोटाइटिस कहलाता है, जो कि बिहाइंड द ईयर, कान के पीछे की तरफ होता है। उसमें मेन कारण हो गया, इसका कारण है कि कॉमन कोल्ड के कारण हो सकता है, कोई भी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के कारण हो सकता है, और टॉन्सिलाइटिस के कारण हो सकता है, सेनोटाइटिस के कारण हो सकता है, और क्या होता है, राइनाइटिस के कारण हो सकता है, नेजल एलर्जी के कारण हो सकता है, और
क्लेफ्ट प्लेट, बच्चों में अगर किसी बच्चे के क्लेफ्ट प्लेट है जहाँ पे क्या रहती है, जो प्लेट रहती है ऊपर का तलवा रहता है वो जुड़ा हुआ नहीं रहता, उसके कारण भी हो सकता है। और टिम्पनिक मेम्ब्रेन, परफोरेटेड टिम्पनिक मेम्ब्रेन रहेगी, अगर परफोरेटेड टिम्पनिक मेम्ब्रेन रहेगी तो वो क्या करेगी, मिडल ईयर को इन्फेक्शन कर देगी, उसके कारण मेस्टोटाइटिस भी हो सकता है। तो ये एक मेन रीजन हो गया। उसके बाद में प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस, ब्लाइंडनेस को बचाने के लिए क्या करना चाहिए, पिछली क्लास में पढ़ा था आपने ब्लाइंडनेस किस कारण हो सकती है, अब बचाने के लिए क्या करना चाहिए, ब्लाइंडनेस को बचाने के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो इसमें प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस, तो गवर्नमेंट शुड बी राइज लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपुल, इंक्रीज जॉब टू परफॉर्म ओवरकम पॉवर्टी। तो पॉवर्टी यानी गरीबी को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए, लोगों को जॉब देनी चाहिए, है ना। तो उसके कारण क्या होगी, पॉवर्टी कम होगी, तो उनका सैनिटाइज जो हाइजीन वगैरह है वो मेंटेन होगी, जो न्यूट्रिशन डाइट वगैरह है वो प्रॉपर मिलेगी, जो विटामिन ए की डेफिशिएंसी वगैरह नहीं होगी, तो उसके कारण क्या होगा, तो ब्लाइंडनेस कम होगी। उसके बाद में प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस, प्राइमरी केयर, सेकेंडरी केयर और टर्सरी केयर कैसे करते हैं, प्राइमरी केयर, सेकेंडरी केयर, टर्सरी केयर ये प्रॉपर होनी चाहिए हमेशा। क्या है, प्राइमरी केयर, सेकेंडरी केयर, टर्सरी केयर ये टाइम पे होनी चाहिए, जिसके कारण भी क्या है, ब्लाइंडनेस को रोका जा सकता है। एवरीवन शुड हैव अवेयर पर्सनल और इन्वायरमेंट हाइजीन, हमेशा सबको क्या है, पर्सनल हाइजीन और इन्वायरमेंट हाइजीन का नॉलेज होना चाहिए, उन्हें क्या होना चाहिए, एवरी शुड अवेयर होने चाहिए, उसके बारे में पता होना चाहिए कि पर्सनल हाइजीन कैसे मेंटेन करनी है, कैसे इन्वायरमेंटल हाइजीन मेंटेन करनी है, आसपास में कोई भी पोल्यूशन वगैरह नहीं होना चाहिए, कचरा नहीं होना चाहिए, है ना, और आई केयर प्रॉपर करनी चाहिए, ये सब उसे पता होना चाहिए, अवेयर होना चाहिए। ऑल पैरामेडिकल पीपल शुड बी पार्टिसिपेट टू गिव हेल्थ एजुकेशन, जो सारे पैरामेडिकल स्टाफ है, जो मेडिकल स्टाफ है, उन्हें पार्टिसिपेट करना चाहिए हेल्थ एजुकेशन देने के लिए, लोगों को हेल्थ एजुकेशन देने के लिए। जैसे विटामिन ए के कौन कौन से फूड हो सकते हैं, सोर्स हो सकते हैं, विटामिन ए के बारे में बताना चाहिए, विटामिन ए कितना इंपॉर्टेंट है। सोर्स ऑफ फूड, विटामिन ए के जो क्या क्या सोर्स हो सकते हैं उनके बारे में बताना चाहिए। विटामिन ए की जो ड्रॉप है, चिल्ड्रन के अंदर जो विटामिन ए के सप्लीमेंट दिए जाते हैं इम्यूनाइजेशन के टाइम 9 मंथ पे, उसके बाद में हर 6-6 महीने से देते हैं, तो वो पूरा लोगों को बताना चाहिए कैसे विटामिन ए की इम्पोर्टेंस उनके बारे में बताना चाहिए। उसके बाद में केयर ऑफ आई की केयर कैसे करनी है, आंखों की साफ सफाई कैसे करनी है, उसके बारे में लोगों को बताना चाहिए। उसके बाद में स्कूल टीचर शुड कीप ए वॉच, क्या करना चाहिए, जो स्कूल टीचर है, जो स्कूल में जो टीचर है, शुड बी कीप ए वॉच ऑन चिल्ड्रन हैविंग वीक आई साइड, अगर उसके आई साइड वीक है, आंखें कमज़ोर है, तो टीचर्स को ध्यान में रखना है, टीचर्स को बताना है, टीचर्स भी इसमें हेल्प कर सकते हैं। बच्चों की आई साइड कमज़ोर हो गई है, बच्चों को बोर्ड पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो उसके बारे में बता सकते हैं। एंड रेफर टू हॉस्पिटल टू चेकअप ट्रीटमेंट, और उन बच्चों को क्या करना है, टीचर्स को क्या करना है, रेफर करना है हॉस्पिटल में टू चेकअप ट्रीटमेंट के लिए चेकअप के लिए हॉस्पिटल में भेज देना है। ऑल आई इन्फेक्शन शुड बी ट्रीटेड बाय विदाउट डिले, और कोई भी अगर आई का इन्फेक्शन हो गया, अगर आंखों में इन्फेक्शन हो गया, तो जल्दी उसको ट्रीट करने के लिए भेजना चाहिए, उसे ज़्यादा डिले नहीं करना चाहिए, ज़्यादा लेट नहीं करना चाहिए। अवॉइड इंजरी एंड बर्न टू आई, हमेशा क्या करना चाहिए, अवॉइड इंजरी, और इंजरी से बचाना चाहिए, और बर्न जलने, आँख की इंजरी वगैरह जल ना जाए, इससे बचाना चाहिए। पेरेंट्स शुड बी कीप ए वॉच व्हेन द चिल्ड्रन प्ले, और बच्चों को क्या हमेशा ध्यान देना चाहिए जब वो खेलते रहे हैं, छोटे बच्चे हैं वो समझते नहीं है, किसी के आँख में कुछ दे सकते हैं, मार सकते हैं, तो उसके लिए पेरेंट्स को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि वहाँ पे प्रेजेंस देनी चाहिए। उसके बाद में डू नॉट यूज एनी काजल, क्या करना चाहिए, काजल नहीं लगाना चाहिए आंखों में, ये काजल लगा लेते हैं ना, काजल वगैरह यूज नहीं करना है। मस्कारा, काजल मस्कारा होता है, वो भी आंखों में लगाने के लिए आता है, मस्कारा वगैरह, तो ये इनसे भी क्या है, आई क्या बोल रही है, आंखें खराब हो सकती है। स्टॉप indiscriminate
यूज टू आई ड्रॉप दिस कैन बी इंजरियस। इनके अंदर क्या है कि कोई भी काजल वगैरह नहीं डालना चाहिए, मस्कारा वगैरह नहीं डालना चाहिए, और कोई भी आई ड्रॉप वगैरह ऐसे नहीं डालनी चाहिए। वो क्या है, हेल्थ के लिए डेंजर रहती है। गवर्नमेंट शुड बी कैन बी यूज अनऑथराइज सेल ऑफ एल्कोहल विच मेक मैनी पीपुल ब्लाइंड। और गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, एल्कोहल वगैरह बंद कर देना चाहिए, अनऑथराइज एल्कोहल वगैरह बंद करना चाहिए। वो भी ब्लाइंडनेस का एक कारण है। मैंने बताया था मिक्स दारू जो होती है उससे भी कोई ब्लाइंडनेस हो सकती है। तो पैथोलॉजिकल जो कंडीशन है जिससे क्या है आई अफेक्ट होती है, उनसे भी बचना चाहिए। पैथोलॉजिकल कंडीशन में मैंने बताया था डायबिटीज हो सकती है, हाइपरटेंशन हो सकता है। तो पैथोलॉजिकल कंडीशन अफेक्ट ऑन आई शुड बी कीप अंडर द कंट्रोल। तो ये इनको कंट्रोल में रखना है। डायबिटीज ज़्यादा होने पर उसे कंट्रोल में रखना है, डायबिटीज ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, हाइपरटेंशन ज़्यादा, बीपी ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए, वो भी एक रीज़न हो सकता है। गवर्नमेंट शुड बी प्रोवाइड फैसिलिटी विथ द रीच ऑफ पीपुल फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कटरेक्ट। और कटरेक्ट के ट्रीटमेंट के लिए, ग्लूकोमा के ट्रीटमेंट के लिए, कोरोनल अल्सर के लिए ये क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट को फैसिलिटी प्रोवाइड करनी चाहिए जिससे क्या है ब्लाइंडनेस ना हो। शुड बी दोज नीडिंग इमरजेंसी शुड बी रेफर टू हॉस्पिटल इन टाइम, डिटेचमेंट, रेटिना वगैरह इनके लिए हॉस्पिटल भेजना चाहिए। अब है WHO एंड वॉलंटरी एजेंसी शुड बी वर्क टुवर्ड द प्रिवेंशन ब्लाइंडनेस। और WHO भी उसके ऊपर ब्लाइंडनेस के ऊपर काम कर रही है, वॉलंटरी एजेंसीज भी, इनको भी काम करना चाहिए ब्लाइंडनेस से बचाने के लिए। नेक्स्ट है साइन सिम्टम ऑफ मलेरिया। मलेरिया मैं पढ़ा चुका हूँ, आप मैं यूट्यूब पे जाके क्लास में देख सकते हैं मलेरिया क्या होता है। तो मलेरिया है जो मादा एनोफिलीज मॉस्किटो से होता है। तो मलेरिया के साइन सिम्टम क्या देखने को मिलेगा, मलेरिया के साइन सिम्टम प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम वाइवेक्स ओवेलाई ट्रांसमिटेड बाय द एनोफिलीज मॉस्किटो। मैंने बताया था ये मॉस्किटो से होता है। ये इसके टाइप है फाल्सिफेरम, वाइवेक्स, ओवेलाई, है ना, ये इसका टाइप है। तो इसमें क्लिनिकल फीचर क्या देखने को मिलेगा, इसमें 3 स्टेज देखने को मिलती है, कोल्ड स्टेज, हॉट स्टेज, स्वेटिंग स्टेज। इसके अंदर 3 स्टेज देखने को मिलेगी। कोल्ड स्टेज के अंदर क्या होता है, ये कितना रहती है, 15 से 30 मिनट की रहती है लगभग, है ना। तो इसमें हेडेक, सीवरिंग, फीवर ये देखने को मिलता है, स्किन कोल्ड हो जाती है। हॉट स्टेज में क्या रहती है, आधे घंटे की रहती है टू 5 घंटे तक रह सकती है। इसके अंदर फीवर आ जाता है पेशेंट को, वेरी हॉट फीवर आता है। मैंने बताया था 105 डिग्री तक फीवर आ सकता है ना। तो वो सीवियर हेडेक हो सकता है, बैक एक हो सकता है, स्किन रेड हो सकती है, हॉट फीवर स्टार्ट कमिंग डाउन। और थर्ड स्टेज में क्या रहता है, फीवर कम होने लगता है, और फीवर कम होने लगता है तो उसमें क्या होगी, स्वेटिंग स्टेज स्टार्ट हो जाएगी। और स्वेटिंग स्टेज में क्या होता है, स्वेटिंग स्टेज, तो इसके अंदर पसीना आने लग जाता है, टेम्परेचर नॉर्मल होने लग जाता है। तो पेशेंट के क्या हो जाएगा, कपड़े वगैरह चेंज कराने चाहिए, ये मैंने पढ़ाया था। फीवर विथ प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और ओवरलाई, द साइकिल ऑफ द फीवर इज रिपीटेड एवरी 40 आवर। इसमें क्या रहता है, इस वाले मलेरिया में और इस वाले मलेरिया में इस साइकिल चलता है जो हर 48 आवर में रिपीट होता रहता है। विथ ए फाल्सिफेरम फीवर इज इंडिजियस मेलाइज हेडेक। इसके अंदर क्या देखने को मिलता है, मेलाइज मतलब मसल्स पेन होना, हेडेक में सर दुखना, वॉमिटिंग्स, ये देखने को मिलता है। द अबव मेंशन स्टेज में बी नॉट अपेयर, और इसके अंदर जो स्टेज है वो नहीं रहती है, इसके अंदर जो है स्टेज नहीं रहती है। द कॉम्प्लिकेशन आर सीरियस, इसके अंदर हेपेटोमेगली देखने को मिलता है, लीवर की जो साइज है वो बढ़ जाती है, हेपेटोमेगली, स्प्लेनोमेगली ये भी देखने को मिल सकता है फाल्सिफेरम्स के अंदर। तो ये वैसे मलेरिया मेरा पढ़ाए हुए हैं, वहाँ क्लास में देखेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, आप वहाँ पे जाके पढ़ सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है राइट द मैनेजमेंट ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन है मैनेजमेंट लिखना है, किस किस का मैनेजमेंट है। तो उसके अंदर है नेक्स्ट पोस्ट हिस्टेक्टोमी पेशेंट की क्या मैनेजमेंट होगा, हेड्स के वाले का क्या मैनेजमेंट होगा। तो सबसे पहला इसके अंदर है पोस्ट हिस्टेक्टोमी। पोस्ट हिस्टेक्टोमी क्या था, पोस्ट हिस्टेक्टोमी में क्या होता है, तो इसके अंदर क्या होता है,
तो हिस्टेक्टोमी क्या होता है, यूट्रस को रिमूव कर देना, है ना, हिस्टेक्टोमी कहलाता है। तो यूट्रस को रिमूव कर देना क्या कहलाता है, हिस्टेक्टोमी कहलाता है। व्हेन द पेशेंट इज रिटर्न फ्रॉम ऑपरेशन थिएटर, ऑपरेशन थिएटर जब से पेशेंट जब आता है, ऑपरेशन थिएटर से जब पेशेंट आता है, व्हेन द पेशेंट रिटर्न फ्रॉम द ऑपरेशन थिएटर, व्हेन द पेशेंट रिटर्न फ्रॉम द ऑपरेशन थिएटर, तो मैं क्या बता रहा था, पोस्ट हिस्टेक्टोमी क्या होती है कि हिस्टेक्टोमी सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए हिस्टेक्टोमी क्या है। हिस्टेक्टोमी द यूट्रस को रिमूव कर देना, ना, यूट्रस को रिमूव कर देना क्या कहलाता है, हिस्टेक्टोमी कहलाता है। सर्जरी के द्वारा यूट्रस को क्या कर देना, निकाल देना, यूट्रस को रिमूव कर देना, हिस्टेक्टोमी, पूरे यूट्रस को निकाल देते हैं। अब पोस्ट हिस्टेक्टोमी, एक तो होता है प्री और एक होता है पोस्ट। प्री यानी पहले और पोस्ट मतलब बाद में, पोस्ट का मतलब होता है बाद में, बाद में। तो अगर सर्जरी के द्वारा जो यूट्रस को निकाल दिया उसके बाद में क्या मैनेजमेंट और क्या केयर की जाती है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो वो है व्हेन पेशेंट रिटर्न फ्रॉम द ऑपरेशन थिएटर, जब पेशेंट ऑपरेशन थिएटर से आता है, मतलब यूट्रस निकाल दिया है, जब पेशेंट ऑपरेशन थिएटर से आता है तो सी इज प्लेस इन सुपाइन पोजिशन, उसको क्या करना है, सुपाइन पोजिशन में लेटा देना है, सीधा लेटा देना है सुपाइन पोजिशन में। सुपाइन पोजिशन में मतलब सीधा लेटा देना है, सीधी पोजीशन, सुपाइन पोजीशन में लेटा देना है। सुपाइन पोजीशन विदाउट पिलो, और उसे तकिया नहीं देना है, विदाउट पिलो, तकिया नहीं देना है, विदाउट पिलो उसे लेटा देना सुपाइन पोजीशन में। हेड टर्न टू वन साइड, और जो उसका सर है उसको एक साइड में कर देना है, एक साइड में कर देंगे। उसको क्या पिलो नहीं देंगे, तकिया नहीं देंगे। किडनी ट्रे रख देंगे बेड साइड में, बेड साइड में किडनी ट्रे होती है, किडनी शेप में होती है जो किडनी ट्रे बेड साइड में रख देंगे। द फेस टू कलेक्ट विथ वॉमिटिंग, वो किडनी ट्रे किस लिए रखते हैं, अगर पेशेंट वॉमिटिंग वगैरह करता है तो वो किडनी ट्रे में कर दे उसको कलेक्शन के लिए। उसके बाद में स्पाइनल एनेस्थीसिया, देन फुट एंड बेड राइज अबाउट द फुट एंड बेड राइज फॉर अबाउट 12 आवर्स। तो स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया हुआ है, अगर पेशेंट को स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया हुआ है तो उसके जो फुट है, पैर है, वो बेड साइड से थोड़े से ऊपर कर देने चाहिए, ठीक है, हेड साइड से, अबाउट 12 घंटे के लिए, कम से कम 12 घंटे के लिए। तो पेशेंट को कभी भी क्या करना है, पेशेंट अगर ऑपरेशन करा के आता है, यूट्रस उसका निकाल दिया, हिस्टेक्टोमी कर दी, तो सबसे पहले पेशेंट को क्या देनी, सुपाइन पोजीशन देनी है, सुपाइन पोजीशन, और उसके नीचे पिलो नहीं देना है। पिलो देते हैं तो पेशेंट को हेडेक हो सकता है, इसलिए पिलो नहीं देते हैं, पिलो नहीं लगाना है। उसके बाद में जो हेड है उसको एक साइड में ऐसे टर्न करके, अगर वो वॉमिटिंग वगैरह करता है तो वो किडनी ट्रे में कर सकता है, इसलिए पेशेंट का जो हेड है वो वन साइड में कर देते हैं, और साथ में किडनी ट्रे रख देते हैं। किडनी ट्रे अगर पेशेंट वॉमिटिंग करता है तो किडनी ट्रे में कर सकता है। उसके बाद में पेशेंट के वाइटल साइंस, हमेशा अगर पेशेंट सर्जरी से वापस आया है तो वाइटल साइंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो पेशेंट के वाइटल साइंस चेक करने चाहिए। वाइटल साइंस टीपीआर बीपी, तो उसके अंदर पल्स एंड बीपी लिखा है, लेकिन पूरा करना चाहिए टीपीआर बीपी। तो रिकॉर्डेड एवरी हाफ ओवरली, हर आधे घंटे से वाइटल साइंस चेक करने, हाफ ओवरली आधे घंटे से, फॉर फर्स्ट 6 आवर, पहले 6 घंटे में हर आधे घंटे से क्या करना है, बीपी टीपीआर बीपी चेक करना है, पल्स एंड बीपी, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है पल्स एंड बीपी। टीपीआर बीपी में भी पल्स एंड बीपी सबसे पहले हर आधे घंटे फर्स्ट 6 घंटे में करने हैं, मतलब 6 घंटे में हर आधे घंटे से उसका चेक करते रहना है। उसके बाद में 1 ओवरली चेक करना है अनदर 6 घंटे, और जो नेक्स्ट 6 घंटे आते हैं, पहले 6 घंटे में तो आधे घंटे से चेक करना है, और नेक्स्ट जो 6 घंटे आते हैं उसमें 1 घंटे से चेक करना है। उसके बाद में देन 2 ओवरली, और उसके बाद में 2 ओवरली चेक करना है हर 2 घंटे से 24 आवर्स में। जो 24 घंटे में कम से कम दो घंटे से उसके क्या करने हैं, वाइटल साइंस चेक करने हैं, पल्स एंड बीपी। सबसे इंपॉर्टेंट रहता है वाइटल साइंस में पल्स एंड बीपी, वैसे सारे इंपॉर्टेंट है लेकिन पल्स बीपी रेस्पिरेशन सब चेक करना है पेशेंट का, ठीक है। तो इंट्रावेनस इन्फ्यूजन, ये हो गया 2 चीज़ें।
अब स्टेक्टोमी के टाइम दो चीज़ें हो गई, एक तो आपको क्या करना है, सबसे पहले प्रॉपर पोजीशन में लेटाना है पेशेंट को, सुपाइन पोजीशन में लेटाना है, उसके बाद में उसको पिलो नहीं देना है, उसके बाद में पेशेंट के माउथ के पास में किडनी ट्रे रखनी है, साइड पेशेंट का माउथ साइड में करना है। और दूसरी चीज़ है पेशेंट के वाइटल साइंस चेक करने हैं। वाइटल साइंस के अंदर पल्स और बीपी चेक करना है। पल्स और बीपी के अंदर पहले 6 घंटे के अंदर आधे आधे घंटे में करना है, उसके बाद में 6 घंटे में एक घंटे में चेक करना है, उसके बाद में 24 आवर में 2 घंटे से चेक करना है। उसके बाद में इंट्रावेनस इन्फ्यूजन, इंट्रावेनस इन्फ्यूजन इज चेक फॉर इट इज़ नॉर्मल फ्लो। जो आईवी चल रहा है उसको आईवी लगाया है, इंट्रावेनस फ्लूइड लगाया है, आईवी फ्लूइड लगाया है, तो वो चेक करना है नॉर्मल फ्लो रेट, वॉल्यूम, उसका जो फ्लो रेट है वो नॉर्मल है कि नहीं है, वो बढ़ तो नहीं गया, कम तो नहीं हो गया। तो उसका जो इंट्रावेनस फ्लूइड का जो फ्लो रेट है, कैसे वो आईवी फ्लूइड जा रहा है, उसका फ्लो रेट चेक करना है। तो 4 से 5 लीटर, कैसे इंट्रावेनस फ्लूइड चेक, नॉर्मली फ्लो रेट, वॉल्यूम। तो जब सर्जरी हो जाती है तो 24 आवर्स के अंदर कम से कम 4 से 5 लीटर आईवी फ्लूइड देते हैं, तो ये ध्यान में रखना है। इट इज जनरली डिसकंटिन्यू द नेक्स्ट डे व्हेन द सिप्स वाटर ऑफ गिवन। और जब सिप्स ऑफ वाटर, यानी अगर वो पानी दे दिया जाए पेशेंट को पीने के लिए सिप्स ऑफ वाटर दिया जाए, थोड़ा पानी स्टार्ट कर दिया जाए सिप्स ऑफ वाटर, तब क्या कर सकते हो, आईवी फ्लूइड वगैरह को बंद कर सकते हो, डिसकंटिन्यू कर सकते हो। इट इज जनरली discontinue the next day when the sip are given evening tea और कॉफी। अगर उसे इवनिंग में चाय वगैरह दी जाए, है ना, इवनिंग टी कैन बी ऑफर। इसमें बताया है कि टी अगर स्टार्ट कर दिए, चाय स्टार्ट कर दिए, तो धीरे धीरे आईवी फ्लूइड बंद कर देंगे। कीप रिकॉर्ड ऑफ इनटेक आउटपुट, मैंने पिछली क्लास में भी बताया है, हमेशा रिकॉर्ड में रखें। इनटेक आउटपुट चार्ट है वो रिकॉर्ड में रखना चाहिए कि कितनी चाय पी है, कितना पानी पिया है, कितना दूध पिया है, सब इनटेक आउटपुट में। और आउटपुट यानी कितना यूरिन किया है, कितनी बार वोमिटिंग की है, स्टूल किया है, सब कुछ। उसके बाद में पर्सनल हाइजीन मेंटेन, पेशेंट की क्या करनी चाहिए, पर्सनल हाइजीन मेंटेन रखनी चाहिए। पर्सनल हाइजीन मेंटेन केयर, पर्सनल हाइजीन मेंटेन ओरल केयर गिवन एज सून एज पेशेंट कम राउंड। उसकी क्या करनी चाहिए, पर्सनल केयर करनी चाहिए, और पेशेंट की ओरल केयर, माउथ की केयर करनी चाहिए, ठीक है, ओरल केयर करनी चाहिए, माउथ केयर करनी चाहिए अच्छे से। डेली स्पंजिंग बात मतलब उसको डेली स्पंज बात करवाना है, जो स्पंज बात यानी स्पंज से उसे नहलाना है, पोंछना है। रेगुलर बैक केयर, और पेशेंट की जो बैक केयर है वो भी रेगुलर करनी है, बैक की केयर है वो भी रेगुलर करनी है। एनाल्जेसिक एंड सेडेटिव आर गिवन फॉर द प्रोवाइडिंग मैक्सिमम रेस्ट। एनाल्जेसिक और सेडेटिव दे सकते हैं मैक्सिमम रेस्ट के लिए, ठीक है। उसको पेशेंट को अगर दर्द हो रहा है, पेन किलर्स, एनाल्जेसिक होते हैं पेन किलर, सेडेटिव नींद में जो नींद पेशेंट को नींद दिला सकती है, तो ये क्या करनी है, फॉर गिव प्रोवाइड मैक्सिमम रेस्ट, मैक्सिमम रेस्ट के लिए देनी है। उसके बाद में कंफर्ट के लिए, मैक्सिमम रेस्ट और कंफर्ट के लिए देनी है। इंजेक्शन फोर्टविन और पेथाडीन और इंजेक्शन मॉर्फिन इज यूज। और पेशेंट को कौन कौन से पेन किलर्स दे सकते हैं अपन, फोर्टविन, पेथाडीन और मॉर्फिन वगैरह इंजेक्शन दे सकते हैं पेशेंट को पेन वगैरह कम करने के लिए। अब है रूटीन एंटीबायोटिक, जो एंटीबायोटिक ऑपरेशन किया है तो एंटीबायोटिक देना जरूरी है, तो रूटीन जो एंटीबायोटिक है वो स्टार्ट कर सकते हैं। 2 कॉम्बिनेशन ऑफ सेफ्ट्रॉन और जेंटामाइसिन वगैरह ऐसा कुछ कर सकते हैं, जैसे सेफ्ट्रॉन एंटीबायोटिक है, जेंटामाइसिन है, अमिकासिन है, ऐसे एंटीबायोटिक स्टार्ट कर सकते हैं एज पर डॉक्टर एडवाइस। गिव इंट्रावेनस अंटिल इंट्रावेनस ऑन फ्लो एंड इंट्रामस्कुलर ओरली इज रेगुलर इंटरवल। और आप ये रूटीन एंटीबायोटिक्स देनी है पेशेंट को, आई फ्लूइड के द्वारा दे सकते हो, आईवी के साथ में दे सकते हो, आईएम दे सकते हो, या फिर टेबलेट के साथ में दे सकते हो। अब है मोस्ट ऑफ गायनिक पेशेंट हैव इनवेलिंग कैथेटर। उसको क्या है, कैथेटर लगाना चाहिए ना, इनवेलिंग कैथेटर यूरिन पास करने के लिए। कैथेटर विच कनेक्ट बाय यूरोबैग से जो कनेक्ट रहता है, जो कैथेटर है वो एक बैग रहता है, जो ऐसे बैग रहता है उसको यूरोबैग बोलते हैं। उस बैग में यूरिन क्या रहता है, यूरिन आता रहता है।
कलेक्शन होता रहता है। तो नेचर ऑफ यूरिन इज ऑब्जर्व, यूरिन मतलब यूरिन का कलर वगैरह कैसा है वो ऑब्जर्व करना है। इट इज रिमूव ऑन थर्ड डे, और वो कब निकालना है, वो तीसरे दिन में उसको निकाल देना है, थर्ड डे पे उसे निकाल देना है। एंड 10 डे ऑफ वेजाइनल स्टेक्टोमी आफ्टर सेंडिंग स्पेसिमेन ऑफ कल्चर और सेंसिटिविटी, और 10वें दिन में क्या करना है, वेजाइनल स्टेक्टोमी आफ्टर स्टैंडिंग है ना, यानी कल्चर सेंसिटिविटी के लिए टेस्ट के लिए भेजना है 10वें दिन में। इफ नो कैथेटर देन विदाउट 8 आवर्स ऑफ ऑपरेशन पेशेंट शुड बी पास यूरिन, अगर उसको कैथेटर नहीं है तो वो 8 घंटे में ऑपरेशन के बाद में यूरिन को क्या कर देता है, पास कर लेता है, यूरिन पास करता है। इफ़ नॉट सो, इफ ब्लैडर इज डिस्टेंसर, अगर नहीं कर रहा है तो मतलब अगर 8 घंटे में यूरिन पास नहीं किया तो ब्लैडर क्या होगा, डिस्टेंसन देखने को मिलेगा, फुला हुआ दिखने को मिलेगा। यूज ऑल नर्सिंग मेजर्स एंड इन्फॉर्म द डॉक्टर तो कैथेटराइजेशन, अगर ब्लैडर डिस्टेंसन देखने को मिलता है और यूरिन पास नहीं हो रहा है पेशेंट को तो क्या करना है, इन्फॉर्म करना है डॉक्टर को, तो क्या करे, कैथेटराइजेशन करे जिससे यूरिन पास हो जाएगा। शुड बी डन विथ ग्रेट एसेप्टिक टेक्निक, और कैथेटर कौन सी टेक्निक्स में लगाना चाहिए, एसेप्टिक टेक्निक्स में का ध्यान में रखना चाहिए कैथेटर डालते समय। पेशेंट में हैव वेजाइनल पैकिंग विच ऑब्जर्व द सोकिंग एंड इट इज रिमूव आफ्टर 24 आवर्स, 48 आवर रेगुलर पेरिटोनियल केयर इज गिवन देन। तो जो पेशेंट है उसे वेजाइनल पैकिंग कर देते हैं, उसके अंदर वेजाइनल पैकिंग कर देते हैं, जो क्या सोकेज वगैरह ब्लीडिंग वगैरह देखने के लिए कम से कम कितनी देर तक रखते हैं वेजाइनल पैकिंग, 24 से 48 घंटे तक रखते हैं, पेरिनल केयर करते हैं, तो ये भी ध्यान में रखना चाहिए। अब ये तो हो गई थी मिडिल केयर, उसके बाद में है जनरल केयर। क्या होती है जनरल केयर, स्टेक्टोमी वाले पेशेंट की जनरल केयर क्या क्या करनी चाहिए। Patient should be encouraged to move freely in bed, especially the leg, to prevent varicose thrombosis. Chest exercise should be also done prevent hypostatic pneumonia. पेशेंट को क्या करना चाहिए, इंकरेज करना चाहिए मूव करने के लिए बेड पे। वो एक ही पोजीशन में अगर लेटा रहेगा, एक मूवमेंट नहीं करेगा तो बेड सोर होने के चांस रहते हैं, वेरिकोज वेन होने के चांस रहते हैं, थ्रोम्बोसिस होने के चांस रहते हैं, सॉरी वेरिकोज वो नहीं है, थ्रोम्बोसिस होने के चांस रहे, वेनस थ्रोम्बोसिस, डीवीटी होने के चांस रहते हैं, डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो सकता है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, डीवीटी डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो सकता है। तो हर चेस्ट एक्सरसाइज करनी चाहिए, है ना, और अगर चेस्ट एक्सरसाइज करेंगे तो निमोनिया वगैरह नहीं होगा। उसके बाद में वेन पेरास्टलेसिस मूवमेंट प्रेजेंट, ओरल फीड आर स्टार्ट विथ ए वीक पेशेंट शुड टेक फुल इजीली डाइजेबल डाइट। और पेशेंट के अगर ये मूवमेंट आ गए हैं, पेरास्टलेसिस मूवमेंट अगर हो गए हैं स्टार्ट, तो उसे ओरल से देना स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि उसके मूवमेंट वगैरह आ गए हैं तो उसको मुंह से खाना वगैरह स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि इजीली डाइजेस्ट हो जाएंगे। इंक्रेज अर्ली एम्बुलेशन तो इंकरेज करना चाहिए पेशेंट को। एम्बुलेशन का मतलब हो गया चलने के लिए इंकरेज करना चाहिए पेशेंट को, जल्दी से जल्दी चलने के लिए इंकरेज करना चाहिए, जिससे क्या बॉडी में मूवमेंट होगा और पेशेंट जल्दी ठीक होगा। ऑन द थर्ड डे ऑफ द पेशेंट डज नॉट पास मोशन, गिव 1 टेबलेट स्पून ऑफ क्रीमाफिन एट नाइट, गिव ऑयल एनिमा, फोर्थ मॉर्निंग द स्टार्ट ऑफ सॉलिड फूड। पेशेंट के थर्ड दिन तक अगर पेशेंट ने मोशन पास नहीं किया, मतलब स्टूल पास नहीं किया, तीसरे दिन तक स्टूल पास नहीं किया तो उसे क्या देना चाहिए, एक टेबल स्पून क्रीमाफिन आती है। क्रीमाफिन क्या है, कॉन्स्टिपेशन को दूर करने के लिए होती है, स्टूल को पतला करने के लिए, कॉन्स्टिपेशन को दूर कर देगी, वो देनी चाहिए। अगर उससे भी ठीक नहीं होगा तो गिव द एनिमा, ऑयल एनिमा देना चाहिए। एनिमा देते हैं बाई रेक्टम, तो वो भी कॉन्स्टिपेशन को दूर करती है। और फोर्थ मॉर्निंग देन स्टार्ट सॉलिड फूड, और उस पेशेंट को क्या जब ये हो जाए, अगर स्टूल पास वगैरह हो जाए तो फिर उसे सॉलिड फूड स्टार्ट कर देना चाहिए। एब्डोमिनल स्ट्रेच रिमूविंग बिटवीन द 7th and 9th डे, और जो एब्डोमिनल स्ट्रेच है वो रिमूव कर देने चाहिए। स्टिच जो टाँके हैं, है ना, स्टिचेज है जो टाँके हैं, एब्डोमिनल स्टिचेस रिमूव बिटवीन द 7 to 9 डेज, 7 से 9 दिन में उसके जो पेट पे जो टाँके लगे हुए हैं उसको काट देना चाहिए। ड्राई ड्रेसिंग डन, और उसके ऊपर ड्राई ड्रेसिंग कर देनी चाहिए, सूखी ड्रेसिंग करनी चाहिए। रिस्ट्रिक्ट एक्टिवली दैट डे पेशेंट कैन बी डिस्चार्ज द नेक्स्ट डे
आफ्टर डूइंग पर वेजाइनल एग्जामिनेशन, और वेजाइनल एग्जामिनेशन करने के बाद में पेशेंट को डिस्चार्ज करना चाहिए। एडवाइज ऑन डिस्चार्ज, डिस्चार्ज पे क्या एडवाइज कर सकते हो, तो डिस्चार्ज पे एडवाइज क्या करनी चाहिए, एडवाइज कीप वुंड क्लीन एंड ड्राई, बाथ कैन बी टेकन, उसको क्या करना है, वुंड को क्या करना है, साफ रखना है, ड्राई बाथ करना है, कंटिन्यू जनरल टॉनिक और आयरन टेबलेट, उसे आयरन टेबलेट वगैरह लेनी है, टेक वेल बैलेंस डाइट, उसे बैलेंस डाइट अच्छे से लेनी है, उसके बाद में रेगुलर बाउल मूवमेंट चेक करते रहना चाहिए, अवॉइड लिफ्टिंग हैवी वेट, उसे ज़्यादा वेट वगैरह नहीं उठाना है, सिटिंग ऑन फीट, क्लाइंबिंग स्टेयर्स, ऐसे नहीं बैठना है। उसके बाद फर्स्ट वीक बट कैन डू लाइट हाउस होल्ड वर्क, फर्स्ट वीक तक क्या करना चाहिए, बट कैन लाइट हाउस होल्ड वर्क कर सकते हैं, हल्का काम कर सकते हैं, घर का हल्का फुल्का काम कर सकते हैं। अवॉइड कोइटस 10 वीक्स, सेक्सुअल इंटरकोर्स 10 वीक तक नहीं करना है, सेक्सुअल अगर हिस्टेक्टोमी करने के बाद में 10 वीक तक सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं कर सकते, अनटिल द फर्स्ट चेकअप इज डन, और फर्स्ट चेकअप डन हो जाए तब तक। उसके बाद इन्फॉर्म द पेशेंट दैट नो मेंस्ट्रुअल साइकिल विल बी टेक प्लेस नाउ, और मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यूट्रस ही निकाल दिया तो कहाँ से आएगा, है ना। इफ डन द सीए रिपीट ऑफ रेशियो कीमोथेरेपी ए 6 वीक्स, अगर किसी को सीए है, सीए कैंसर है, तो उसे कीमोथेरेपी के लिए एडवाइज करना चाहिए। रिपोर्ट रेशियो ऑफ कीमोथेरेपी 6 वीक लेटर, 6 वीक लेटर कीमोथेरेपी। उसके बाद में है केयर, नर्सिंग केयर ऑफ एड्स पेशेंट, ऐसे एड्स पेशेंट की क्या नर्सिंग केयर करनी चाहिए, तो द नर्सिंग केयर ऑफ एड्स पेशेंट इज गिवन अंडर द फॉलोइंग इलनेस, इसके अंदर पेशेंट को क्या करना चाहिए, अगर किसी पेशेंट को एड्स हो गया, HIV एड्स हो गया, तो उस पेशेंट को आइसोलेशन में रखना चाहिए, अलग अलग रखना चाहिए, पृथक्करण रखना चाहिए ना, अलग रखना चाहिए। उसके बाद में डिसइंफेक्शन, उसे उसके जो सारे जो इंस्ट्रूमेंट वगैरह, जो कपड़े वगैरह, उनको डिसइंफेक्ट करना चाहिए। उसके बाद में पेशेंट को हेल्थ एजुकेशन देना चाहिए कि लोगों में ना फैलाए, इसके लिए अच्छे से हेल्थ एजुकेशन देना चाहिए, कैसे ध्यान में रखना है, कैसे करना है, उसे नोटिफिकेशन देना चाहिए, मतलब बताना चाहिए। उसके बाद में फ्यूमिकेशन करना चाहिए, वहाँ पे जो रह रहा है, प्रिवेंशन और कंट्रोल कैसे करना है वो करना चाहिए। जनरल केयर के बारे में पेशेंट को, एड्स के पेशेंट को बताना है, जनरल केयर के बारे में क्या क्या करना है, इसको अब डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले पेशेंट की केयर, तो नर्सिंग केयर क्या करते हैं, तो पेशेंट इज कीप आइसोलेट टू प्रिवेंट मोड ऑफ ट्रांसमिशन, हमेशा पेशेंट को क्या करना चाहिए, अलग सेपरेट रखना चाहिए, क्योंकि वो दूसरे व्यक्ति में भी वो क्या फैला सकता है, तो इसीलिए हमेशा कीप आइसोलेट प्रिवेंट मोड ऑफ ट्रांसमिशन, और जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, कैसे HIV एड्स फैलता है उससे बचाना चाहिए। HIV एड्स कैसे फैलता है, ब्लड से फैलता है ना, ब्लड से फैलता है। अगर किसी इन्फेक्टेड पेशेंट का ब्लड अगर किसी नॉर्मल व्यक्ति को चढ़ा दिया तो उसके कारण HIV एड्स हो सकता है, और HIV एड्स होने के बाद में अगर वो फीमेल पार्टनर के साथ में सेक्स करता है तो उसके द्वारा भी हो सकता है, अनप्रोटेक्टेड सेक्स करता है तो उसके द्वारा हो सकता है। ट्रांसमिशन थ्रू द ब्लड सलाइवा, देखो ट्रांसमिशन थ्रू द ब्लड के द्वारा हो सकता है, सलाइवा के द्वारा हो सकता है। डिस्पोजेबल सीरीज, अगर किसी HIV पेशेंट को वो सीरीज में यूज में ली, वो निडल चुभाई और वही दूसरे पेशेंट को यूज में कर ली तो उसकी वजह से हो सकता है। निडल की वजह से हो सकता है, उसी निडल को दूसरे पेशेंट में यूज कर लिया तो हो सकता है। स्पुटम थ्रूली डिसइंफेक्टेड बिफोर द डिस्पोजल इफ द पेशेंट मेल इज सेफ्टी रेजर शुड बी कीप सेपरेट, और अगर कोई पेशेंट मेल है, मेल पेशेंट को HIV एड्स हो गया है तो उसके जो रेजर्स वगैरह होते हैं उसको भी ध्यान में रखना चाहिए, उनको भी क्या सेपरेट रखना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से भी अगर उसके रेजर को कोई दूसरा व्यक्ति यूज कर लेता है तो होने के चांसेस रहते हैं, उसके द्वारा भी हो सकता है। उसके बाद में ऑल प्रिकॉशन शुड बी टेकन टू डिसइंफेक्ट थर्मामीटर आल्सो, जो भी जो इंस्ट्रूमेंट वगैरह यूज में लेते हो है ना HIV एड्स वाले पेशेंट को, तो उनको डिसइंफेक्ट करना चाहिए, जैसे थर्मामीटर वगैरह हो गया। फैमिली एंड स्पेशली द वाइफ शुड बी इंस्ट्रक्ट टू नॉट टू हैव सेक्स विदाउट कॉन्डोम, है ना। जो फैमिली मेंबर है अगर उसको HIV एड्स हो गया तो उसके जो वाइफ है उसको एडवाइज करना है कि उसके साथ में विदाउट कॉन्डोम सेक्स ना करे, क्योंकि उसकी वजह से, सेक्स की वजह से, सीमन की वजह से भी ये वायरस ट्रांसफर हो सकता है, फैल सकता है। केस शुड बी नोटिफाई टू हेल्थ अथॉरिटी, और ऐसे केस को हेल्थ अथॉरिटी को नोटिफाई करना है, बताना है। उसके बाद इफ पेशेंट
डाइज रूम शुड बी फूमिगेट। अगर पेशेंट मर गया है ना, वहाँ पे पेशेंट मर गया है तो रूम को क्या करना चाहिए, फूमिगेट करना चाहिए, अच्छे से साफ वगैरह करके हाइपोक्लोराइड से भी कपड़े वगैरह धोने चाहिए, साफ करने चाहिए। उसके बाद में दूसरे को रूम देना चाहिए फूमिगेट करने के बाद में। जनरल केयर नर्स और डॉक्टर शुड हैव अवॉइड प्रिकिंग देमसेल्फ। उसके ध्यान में रखना है नर्स और डॉक्टर को, है ना, प्रिकिंग होने के चांस रहते हैं, निडल वगैरह प्रिक होने के चांस रहते हैं, तो वो अवॉइड करना है ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि निडल से फैल सकता है। उसके बाद में साइनस मुकस मेम्ब्रेन ऑफ द ओरल कैविटी बिकम वीक, देन ओरल इन्फेक्शन शुड बी अवॉइडेड टू गिव रेगुलर ओरल केयर। तो इसमें क्या है, चाहे पेशेंट की जो ओरल कैविटी होती है वो वीक हो जाती है, इसलिए जो ओरल केयर है वो रेगुलर बैक केयर करें टू गिवन अवॉइड द बेड सोर्स से बचने के लिए बेड जो है बैक केयर रेगुलर करनी चाहिए। फीट एंड एरिया बिटवीन द टॉयज पेरिनियल एरिया शुड बी कीप क्लीन। जो पेरिनल एरिया वगैरह है उनको अच्छे से क्लीन रखना चाहिए। इफ़ लीजन प्रेजेंट इन द तो उसे अगर कोई घाव वगैरह हो गया तो एंटी माइक्रोबियल ऑइंटमेंट उसे लगाना चाहिए। उसके बाद में अवॉइड रफेज डाइट इफ पेशेंट हिज डायरिया। तो अगर पेशेंट को डायरिया हो रहा था तो उसे रफ डाइट जैसे नहीं देनी चाहिए। गिव प्लेंटी ऑफ फ्लूइड एंड वेल बैलेंस डाइट, हाई प्रोटीन डाइट टू compensate weight loss. Give small frequent meal as the patient is not able to digest full meal. अगर पेशेंट ज़्यादा डाइजेस्ट वगैरह नहीं कर पा रहा है, अच्छे से डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है, तो पेशेंट को क्या करना चाहिए, अगर खाना डाइजेस्ट नहीं करना पा रहा है तो छोटे छोटे मील देने चाहिए, उसे ज़्यादा दान नहीं देने चाहिए। गिव एंटी स्पाज्मोटिक एंटीपायरेटिक सेडेटिव टू रिलीव पेन। और पेन को कम करने के लिए एंटी स्पाज्मोटिक दे सकते हैं, फीवर को कम करने एंटीपायरेटिक दे सकते हैं, सेडेटिव दे सकते हैं, पेन रिलीव मेडिसिन दे सकते हैं। पेशेंट को मेंटेन इलेक्ट्रोलाइट जो इम्बेलेंस है वो मेंटेन रखना चाहिए, इनटेक आउटपुट मेंटेन रखना चाहिए। एजुकेशन फैमिली टू एड्स नॉट सेल्फ स्प्रेड। और फैमिली को एजुकेट करना है कि वो दूसरों में एड्स ना फैला सके, इसके लिए एजुकेट करना है। एजुकेट द फैमिली दैट एड्स नॉट स्प्रेड बाय टच। उनको बताना है कि टच से एड्स नहीं फैलता है, ऐसे टच करने से एड्स नहीं फैलता है ना, तो वो चीज़ें बतानी है। एड्स इज प्रिवेंटेबल डिजीज हो सकती है। दस द कम्युनिटी शुड बी मेड अवेयर फॉर स्प्रेड और कंट्रोल। अगर कम्युनिटी के लोगों को पता है कि एड्स कैसे फैलता है तो उससे क्या है, वो आसानी से नहीं फैलेगी, प्रिवेंटेबल डिजीज़ है। इफ़ द पेशेंट हैज़ रेस्पिरेटरी डिसीज यूज नर्सिंग मेजर्स और इन्फॉर्म द डॉक्टर्स। और काउंसलिंग करनी है पेशेंट को, एड्स के पेशेंट को क्या करनी है, काउंसलिंग करनी है। ट्रीटमेंट कैन प्लॉग, ये क्या है, ट्रीटमेंट लाइफ लॉन्ग चलता है, जब तक पेशेंट की डेथ ना हो जाए तब तक चलता है। उसके बाद में नेक्स्ट मैनेजमेंट ऑफ टॉन्सिलेक्टोमी। टॉन्सिलेक्टोमी में पेशेंट इज रिसीविंग पोस्ट ऑपरेटिव रूम। चलो ये हम कल पढ़ाएंगे। थैंक यू सो मच। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें।